क्या आपने कभी पृथ्वी के मानचित्र को गौर से देखा है? उस पर कुछ रेखाएं खिंची होती है। कुछ रेखाएं जो दोनों ध्रुवों को मिलाती है। कुछ रेखाएं जो पृथ्वी के चारों तरफ एक वृत्त बनाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये रेखाएं क्यों बनाई गई? आइए, इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हम इस क्लास को देखते हैं। पृथ्वी पर कुछ रेखाएं क्षैतिज होती हैं जिन्हें हम कहते हैं अक्षांश, और कुछ रेखाएं ऊर्ध्वाधर होती हैं जिन्हें हम कहते हैं देशांतर। तो ये क्या होते हैं? आइए देखते हैं। मान लो ये हमारी पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी पर दो ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। जब ये रेखाएं पृथ्वी के चारों तरफ इस प्रकार से अगर चक्कर लगाती है और एक वृत्त का निर्माण करती है, तो इस स्थिति में इन रेखाओं को हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। तथा कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, कुछ इस प्रकार से। और इन रेखाओं को हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। और आज हम इन्हीं रेखाओं के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए, हेलो मित्रों, वेलकम टू मिस्टर आरपीएससी। चलिए, आज हम अक्षांश और देशांतर टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। ये टॉपिक तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय के भूगोल वाले सेगमेंट में पूछा जाता है। आइए इस टॉपिक की पूरी जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारी पृथ्वी, जो कुछ इस प्रकार से अपने चारों ओर घूर्णन करती है। और ये रही हमारी पृथ्वी की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहला महत्वपूर्ण तथ्य, अगर हम बात करें भूमध्य रेखीय व्यास की, तो क्या होता है भूमध्य रेखीय व्यास? तो हमारी पृथ्वी के भूमध्य रेखा के ऊपर अगर हम इस पृथ्वी की इस चित्र को मापें, तो इसकी लंबाई भूमध्य रेखीय व्यास कहलाती है। और अगर ऊपरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक, उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव तक अगर इसके चित्र को मापे, तो ये कहलाता है हमारा ध्रुवीय व्यास। जो कि भूमध्य रेखीय व्यास हमारा है 12,756 किलोमीटर। वहीं ध्रुवीय व्यास जो है हमारा, वो है 12,713 किलोमीटर। यहाँ पे हमें भूमध्य रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के मध्य कुछ अंतर देखने को मिलता है, जो कि पृथ्वी की आकृति के कारण है। अगला है भूमध्य रेखीय परिधि की बात करें कि भूमध्य रेखा के चारों तरफ अगर मापा जाए तो कितने किलोमीटर आएंगे, तो वो है 40,075 किलोमीटर। वहीं अगर ध्रुवीय परिधि की बात करें तो वो है 40,008 किलोमीटर। इसमें भी हमें अंतर देखने को मिलता है, जिसका कारण हम आगे आने वाले कुछ समय में देखेंगे। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल जो हमारा है, वो है 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अगर इसी में अगर हम स्थलीय क्षेत्रफल की बात करें, तो वो हमारा आ जाता है 14.9 करोड़, यानी या 149 मिलियन वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे क्षेत्रफल का 29% है। अगर वही जलीय क्षेत्रफल की बात करें, तो वो हमारा आता है 36.1 करोड़, जो पूरे क्षेत्रफल का 71% है। अगर पृथ्वी का पूरा क्षेत्रफल अगर 100 है, तो उसमें से 29% स्थल है और 71% जल। अगर पृथ्वी के घनत्व की बात करें, घनत्व का मतलब होता है प्रति क्यूबिक इकाई में हमारे पास कितना वजन या कितना भार है। अगर हम देखें 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर पृथ्वी के एलिमेंट्स को डाला जाता है, तो उसका कितना वजन आएगा? तो इसका वजन आता है 5.517 ग्राम, जिसे हम कहते हैं पृथ्वी का घनत्व। ये पृथ्वी का औसत घनत्व है। पृथ्वी के भूप्रपट्टी पर इसका घनत्व कम होता है, और जैसे जैसे पृथ्वी के भीतर जाएंगे तो इसका घनत्व बढ़ता जाएगा। लेकिन औसत घनत्व मापे तो ये आता है 5.517 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब है पृथ्वी की आकृति के बारे में बात करते हैं हम। पृथ्वी की
आकृति। चूंकि आप सबको पता है कि पृथ्वी अपने चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसके कारण उसमें एक बल पैदा होता है जिसे कहते हैं केंद्र अपसारी बल, जो भूमध्य रेखा पर जितनी भी चीजें हैं या जितने भी तत्व है या जितनी भी पृथ्वी है उसको बाहर की ओर फैलाव करती है। वहीं अगर हम देखें कि ध्रुवीय क्षेत्रों पर ये थोड़ा थोड़ा दबाव बनाती है, जिसके कारण ध्रुवों से ये पृथ्वी चपटी होने के कारण इसकी जो आकृति है वो थोड़ी भूआब आकृति है, जो न तो एकदम स्क्वायर में है, वृत्ताकार की है, ये थोड़ी सी ध्रुवों पर चपटी हुई दिखाई देती है। आगे हम बात करते हैं पृथ्वी के अक्ष की। अक्ष एक वो काल्पनिक रेखा है जिसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, कुछ इस प्रकार से। अक्ष के दोनों सिरों को हम ध्रुव कहते हैं। जो उत्तर में जो बिंदु है उसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव, और जो दक्षिण में जो नीचे की तरफ जो बिंदु है उसे हम कहते हैं साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये दो ध्रुव है पृथ्वी पर। पृथ्वी अपने मूल अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री का कोण बनाती है, कुछ इस प्रकार से। ये पृथ्वी का मूल अक्ष है और यहाँ से ये 23.5 डिग्री का झुकाव बनाए हुए है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 23.5 डिग्री का ये जो कोण है ये है मूल अक्ष से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव। अगर हम बात करें कि पृथ्वी के परिक्रमण पर, पृथ्वी का जो परिक्रमण कक्ष है जो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी अपना परिक्रमा लगाती है, उस कक्ष के तल पर ये जो अक्ष है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो वो हमें पता चलता है कि वो हमारा कितने डिग्री का कोण बनता है। वो कोण बनता है हमारा 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। ये वाला कोण यहाँ पर देखिए मित्रों, जब हम बात करते हैं परिक्रमण तल की, तो वो तल जिस कक्षा में पृथ्वी अपने सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है वो कहलाता है उसका परिक्रमण तल, और ये इसका परिक्रमण तल है। और इस तल पर ये जो अक्ष है ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। वहीं अगर इसकी मूल स्थिति से अगर बात करें तो इस अक्ष का झुकाव कितना है, तो वो आता है 23.5 डिग्री कोण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं भूमध्य रेखा की। ये है हमारी भूमध्य रेखा, जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। यह भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, पूरी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। और ऊपरी भाग को हम नाम देते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को हम नाम देते हैं दक्षिणी गोलार्ध। गॉट इट। और इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है, विषुवत वृत्त भी कहा जाता है और शून्य अक्षांश भी कहा जाता है। अब अगर हम अक्षांशों की बात करते हैं तो पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के समानांतर जितने भी प्रत्येक कोण पर जो समानांतर रेखा खींची जाती है उन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा से प्रत्येक एक एक डिग्री के अंतराल पर कुल उत्तर में 90 डिग्री तक और दक्षिण में भी 90 डिग्री तक कुल अक्षांश बनते हैं। अगर हम बात करें कुल अक्षांशों की तो हमारे पास 181 अक्षांश हैं। वहीं अगर बात करें हमारे पास अक्षांश रेखाओं की तो वो हमारे पास 179 रेखाएं हैं, क्योंकि दो जो अक्षांश है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये रेखाएं न होकर एक बिंदु के रूप में बनते हैं, जबकि बाकी जितने भी अक्षांश है वो रेखाओं का निर्माण करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान की भूमध्य रेखा से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर पूर्व पश्चिम दिशा में खींची गई काल्पनिक समानांतर रेखाएं होती है।
समान अक्षांशीय मानों को मिलाने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है और ये वृत्तों के रूप में बनती है। भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, उत्तर में और दक्षिण में, एक एक डिग्री के अंतराल पर क्रमशः 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिण में अक्षांश बनते हैं। उत्तरी दक्षिण में विभाजन की दृष्टि से 180 अक्षांश होते हैं तथा विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश सहित इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 181। परंतु 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है वो किसी वृत्त का निर्माण नहीं करने के बजाय एक बिंदु का निर्माण करते हैं। इसीलिए भूमध्य रेखा सहित कुल अक्षांश वृत्तों की कुल संख्या हमारे पास होती है 179। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इन अक्षांशों के बीच की दूरी की। अगर सामान्यतः औसत रूप में अगर दूरी मापी जाए तो दो अक्षांशों की मध्य दूरी आती है 111 किलोमीटर। वहीं अगर ग्लोब पर मापें तो पूरे ग्लोब पर अगर दो अक्षांशों की मध्य दूरी देखेंगे तो 111 किलोमीटर आएगी। वहीं अगर पृथ्वी पर मापें तो जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर अक्षांशों के बीच जो दूरी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि ध्रुवों के पास पृथ्वी जो है वो थोड़ी सी चपटी होने के कारण वहां पे जो दूरी है वो थोड़ी सी इन अक्षांशों के बीच में बढ़ जाती है। और ध्रुवों की ओर चलने पर अक्षांश वृत्तों की जो लंबाई है वो क्रमशः घटती जाती है। सबसे बड़ा अक्षांश जो है लंबाई में वो है भूमध्य रेखा। अगर उसके ऊपर उत्तर में जाएंगे और दक्षिण में जाएंगे तो धीरे धीरे इन वृत्तों की या अक्षांश वृत्तों की जो लंबाई है वो घटती जाएगी और 0 डिग्री जो अक्षांश है वो सर्वाधिक लंबाई वाला अक्षांश है। और जो 90 डिग्री दो के दोनों ध्रुव है वो अक्षांश रेखा न होकर, उनकी कोई लंबाई न होकर, लंबाई शून्य होकर वो दो बिंदु के रूप में बनते हैं। जैसे ये है भूमध्य रेखा, ये है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिण ध्रुव। अब ये तो दो तो है बिंदु, यहाँ पे सबसे लंबी वृत्त है भूमध्य रेखा, तथा इन के बीच में जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो कुछ वृत्त के आकार में बनती है, कुछ इस प्रकार से। अब इन अक्षांशों को किस प्रकार से नाम दिया जाता है? जैसे 0 से शुरू होकर जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ जाएंगे तो इनकी जो नंबरिंग है वो बढ़ती जाएगी और नीचे की तरफ भी आएंगे तो इनकी नंबरिंग बढ़ती जाएगी। सिर्फ अंतर इतना है कि जैसे जैसे उत्तर की तरफ जाएंगे तो इनके पीछे एन साइन लगेगा नॉर्थ का, और जैसे जैसे दक्षिण की तरफ जाएंगे तो इनके नीचे एस साइन लगेगा साउथ का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अक्षांशों का उपयोग कहाँ होता है, कि अक्षांशों का हम कहाँ उपयोग करते हैं। अक्षांशों का उपयोग, तो मुख्यतः अक्षांशों का उपयोग होता है पृथ्वी पर तापमंडल है, जो तापमान के क्षेत्र है उनको अलग अलग भागों में बांटने के लिए। जैसे कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य के जो अक्षांश है वहां पर सूर्य वर्ष भर एक बार सीधा जरूर चमकता है और इस क्षेत्र में सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसीलिए इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये वाला कर्क रेखा से लगाकर मकर रेखा तक के बीच का जो क्षेत्र है ये, इस क्षेत्र को हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। जहां पर सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी सीधी इस पूरे क्षेत्र पर एक बार वर्ष में जरूर लंबवत पड़ती। वहीं अगर बात करें शीतोष्ण कटिबंध की तो यहाँ पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद अक्षांशों पर सूर्य कभी भी पूर्णतः लंबवत नहीं होता। पूर्णतः लंबवत का मतलब होता है सूर्य हमेशा तिरछी दिशा में ही अपना तापमान पहुंचाता है, जिसके कारण तापमान मध्यम प्राप्त होता है, इसलिए इसे शीत उष्ण कटिबंध कहते हैं। पृथ्वी पर एक उष्ण कटिबंध है, सॉरी, दो उष्ण कटिबंध है, दो शीतोष्ण कटिबंध है और दो ही शीत कटिबंध भी पाए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं शीतोष्ण कटिबंध की, जहां पर तापमान मध्य प्राप्त होता है क्योंकि सूर्य की जो किरणें है वो लंबवत न होकर थोड़ी तिरछी पड़ती है, कुछ इस प्रकार।
अब हम बात करें शीत कटिबंध की। तो शीत कटिबंध ध्रुवों के निकट हमेशा सूर्य की जो स्थिति है वो क्षैतिज से ज्यादा कभी ऊपर नहीं होती है, और न्यूनतम तापमान प्राप्त होने के कारण इनको कहते हैं शीत कटिबंध। जैसे कुछ हम इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। ये है हमारी पृथ्वी, ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा, और ये इनके बीच में है 0 डिग्री भूमध्य। ठीक है। इनके बीच में सूर्य की जो तापमान है वो हमेशा साल में एक बार तिरछा जरूर पड़ता है, लंबवत जरूर चमकता है। वहीं अगर हम बात करें उपध्रुवीय वृत्तों और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्रों की, तो इसको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। इन क्षेत्रों को क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ पे सूर्य हमेशा तिरछा प्राप्त होता है। अगर वहीं बात करें ध्रुवों की, तो इस वाले क्षेत्र को और इस वाले क्षेत्र को हम कहते हैं शीत कटिबंध, जहां पे सूर्य हमेशा क्षैतिज से कभी भी ऊपर दिखाई नहीं देता, यानी कि सबसे ज्यादा तिरछापन इन ध्रुवीय क्षेत्रों में पड़ता है। इसीलिए कर्क रेखा से मध्य मकर रेखा तक हम इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। इन दोनों क्षेत्रों को हम नाम देंगे, कर्क रेखा से ऊपर वाले को और मकर रेखा से नीचे वाले को, इन दोनों को हम नाम देते हैं शीतोष्ण कटिबंध। और इन दोनों ध्रुवीय क्षेत्रों को हम नाम देते हैं शीत कटिबंध। ठीक है। ये हमारे अक्षांश के उपयोग हैं, जहां पे हम तापमंडलों को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। ये देखिए, शीत कटिबंध पर कुछ इस प्रकार से तापमान सूर्य का प्राप्त होता है। अब बात करते हैं देशांतर की। देशांतर ग्लोब पर किसी अक्षांश वृत्त पर उसके केंद्र से ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर के सापेक्ष मापी गई कोणीय दूरी को देशांतर कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे आइए, ये है हमारी पृथ्वी और यहाँ पे है 0 डिग्री देशांतर, और ये है हमारी भूमध्य रेखा या फिर कोई भी अक्षांश। ठीक है। और ये है पूरा अक्षांश। इसके मध्य से अगर हम एक एक डिग्री के अंतराल पर दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली अगर रेखाएं खींचे तो जिस प्रकार, तो इन रेखाओं को हम नाम देते हैं देशांतर। समझ में आ गया? किसी एक अक्षांश वृत्त के केंद्र से एक एक डिग्री के अंतराल पर कुल कितने देशांतर खींचे जा सकते हैं? 360 देशांतर, क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ जो चक्कर लगाकर जितने डिग्री का निर्माण होता है वो है 360 डिग्री, और प्रत्येक अक्षांश पर बने देशांतरों की कुल संख्या हो जाती है हमारे पास 360। अब है देशांतर की कुछ हम किस प्रकार से बनते हैं और क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। ये है हमारी पृथ्वी और ये है उसका भूमध्य रेखीय अक्षांश। इसके केंद्र से हम कुछ एक एक डिग्री के अंतराल पर कोण बनाते हैं, और इन्हीं कोणों पर अगर हम दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं को गुजारते हैं तो पृथ्वी पर कुल 360 इस प्रकार की रेखाएं हमें दिखाई देती। 360 ये कहलाते हैं हमारे देशांतर। अगर हम देशांतर की विशेषताएं देखें तो सभी देशांतर की जो लंबाई है वो हमेशा क्या रहती है? समान, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव को हमेशा दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हैं, तो इनकी रेखाएं जो लंबाई है वो समान है। वहीं अगर हमने अक्षांशों के बारे में क्या पढ़ा था, इनकी लंबाई समान नहीं है। सबसे छोटे दो ध्रुवीय बिंदु अक्षांश है, और सबसे लंबा, जिस सबसे लंबाई ज्यादा है वो है भूमध्य रेखीय अक्षांश। वहीं अगर देशांतर की बात करें तो इसकी लंबाई हमेशा समान रहती है। ये सभी अक्षांश वृत्तों को समकोण पर काटते हैं। जितने भी अक्षांश है उनको वो देशांतर हमेशा समकोण पर काटेंगे, कुछ इस प्रकार से जितने भी, उन सबको समकोण पर काटते हैं। तीसरी विशेषता, भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर। 111.3 किलोमीटर जो कि सर्वाधिक होती है। वही अगर हम ध्रुवों की ओर जाएं तो ये धीरे धीरे जो इनके बीच की जो दूरी है वो कम होती जाती है।
यहाँ पे देखिए, इस जगह से इस जगह के बीच अगर भूमध्य रेखा है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में सर्वाधिक दूरी होगी 111.3 किलोमीटर। वहीं अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे ये धीरे धीरे घटती करती ध्रुवों पर इनके बीच की जो दूरी है वो शून्य हो जाती है। ये 30 डिग्री अक्षांशों पर इनके बीच की दूरी रह जाती है मात्र 96.5 किलोमीटर। वहीं 60 डिग्री अक्षांशों पर इनके बीच की दूरी हो रह जाती है 55.4 किलोमीटर। 80 डिग्री पर आते आते ये 19.3 किलोमीटर हो जाती है और देशांतरों पर इनके बीच की दूरी शून्य हो जाती है। और ध्रुवों पर सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाती है। ये है देशांतर रेखाओं की विशेषताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की। क्या होता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड? देखिए, जब हम देशांतरों का निर्धारण करते हैं, तो हमें किसी एक ऐसे देशांतर का निर्धारण करना होता है जिसके सापेक्ष हम अन्य देशांतरों को नंबर या संख्या में माप सकें। तो किसी एक को हमने मान लिया 0 डिग्री देशांतर, और इसके पूर्व की तरफ पूर्वी देशांतर और पश्चिमी की तरफ पश्चिमी देशांतर पाए जाते हैं। पूर्वी की तरफ जाएंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते करते 30, 60 और 90 डिग्री। और घूमते घूमते अगर पीछे होते हुए इनके जस्ट 0 डिग्री के ऑपोजिट जाएंगे, तब तक हमें 180 डिग्री का देशांतर मिल जाएगा। वहीं अगर पश्चिम में भी जाएंगे, तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 150 और 180 डिग्री का देशांतर मिलता है। पूर्व और पश्चिम में दोनों तरफ जाने पर हमें 180 और 180 डिग्री मिलता है, जो कि एक ही देशांतर होता है। यहाँ देखिए, ये है हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है देशांतर। इसी को 0 डिग्री क्यों माना गया है? क्योंकि देखो, मानचित्र पर किसी एक को हमें जीरो मानकर ही दूसरों का नंबरिंग की जा सकती है, इसलिए हमें इस रेखा को, इस देशांतर को 0 डिग्री माना। अब इसी को 0 डिग्री क्यों माना? क्योंकि लंदन में एक वेधशाला है जिसका नाम है ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी। और ये ऑब्जर्वेटरी ब्रिटिश राज के अधीन आती है। और जब इसका निर्धारण होना था, तो इसी जगह को या फिर इसी जगह के ऊपर से गुजरने वाली जो रेखा थी, देशांतर रेखा, उसको हमने नाम दे दिया ग्रीनविच मेरिडियन, जिसे कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। ये है हमारी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसके इसके पूर्व साइड में जाएंगे तो पूर्व देशांतर आएंगे, और पश्चिम में जाएंगे तो पश्चिमी देशांतर आएंगे। आगे है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब 180 डिग्री देशांतर क्या है और इसका क्या महत्व है? 180 डिग्री देशांतर को हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल पूछा जाए कि कौन सी डिग्री को हम अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है, तो वो है 180 डिग्री देशांतर रेखा, जो कि बिल्कुल 0 डिग्री देशांतर के विपरीत दूसरी तरफ पाई जाती है। अब ये देशांतर रेखा कहाँ कहाँ है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आर्कटिक ओशन से गुजरते हुए ये रशिया और अलास्का के बीच से होते हुए बेरिंग सी को पार करती है कुछ इस प्रकार से, और नीचे आ जाती है अपने नॉर्थ पैसिफिक ओशन में। और यहाँ पे कुछ द्वीपों को बांट कर अलग अलग करके, क्योंकि ये सीधी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ द्वीप है जो पश्चिम की साइड पड़ते हैं और कुछ द्वीप हैं जो पूर्व की साइड पड़ते हैं, तो उनको अलग करते करते हुए ये जिगजैग लाइन बनाते हुए नीचे दक्षिणी ओशन में गुजरती हुई नीचे दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है। अब हम बात करते हैं वृत्त। वृत्त क्या है? वृत्त वृत्त का मतलब होता है जो पृथ्वी पर बनने वाले अक्षांश और देशांतरों से सबसे बड़े वृत्त कौन कौन से हैं। यहाँ देखिए, पृथ्वी पर बनने वाले
सबसे बड़े व्रत को हम कहते हैं वृहत व्रत। ठीक है। तो हमने दो प्रकार की रेखाएं देखी, एक अक्षांश रेखाएं और दूसरी देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाओं में हमने 181 अक्षांशों की बात की, जहां पे हमें दो अक्षांश बिंदु मिले। 90 डिग्री उत्तरी एंड 90 डिग्री दक्षिणी। वहीं हमें 179 अक्षांश रेखाएं मिली। इन 179 अक्षांश रेखाओं में जो सबसे बड़ी रेखा थी वो थी हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम अन्य नाम से जानते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ऑलराइट। देखिए, टोटल कितने अक्षांश देखे हमने? 181। उनमें से दो अक्षांश हमारे बिंदु के रूप में थे। कौन कौन से? 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी। वहीं अगर हम अक्षांश रेखाओं की बात करें तो वो हमारी थी 179 अक्षांश रेखाएं, जिसमें से जो सबसे बड़ी रेखा थी, जो सबसे बड़ा व्रत है, वो है 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो अक्षांशों में अगर हम बात करें तो हमें कितने व्रत व्रत मिलते हैं? केवल एक। और वो कौन सा है? 0 डिग्री अक्षांश। अगर हम बात करें देशांतर में, तो हमने टोटल देशांतर पढ़े हैं 360, जो कि पृथ्वी के चारों तरफ उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाओं से बनते हैं। अगर हम उन दो देशांतर को, अगर दो देशांतर को आपस में मिलाकर एक वृत्त का निर्माण करें तो हमें कुल 180 वृत्त मिलते हैं। और इन व्रतों की एक खास बात यह है कि ये व्रत लंबाई में समान होते हैं, क्योंकि दो देशांतरों या फिर सभी देशांतरों के जो लंबाई है वो समान है। तो दो देशांतरों से मिलने वाले वृत्त की जितने भी वृत्त बनते हैं उनकी भी लंबाई क्या होगी? समान होगी। तो देशांतर से हमें टोटल जो वृत्त मिलते हैं वो है 180। तो हमारे पास कुल कितने व्रत आ गए? एक अक्षांश प्लस 180 देशांतर, तो टोटल हो जाते हैं 181 वृहत व्रत। ये महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल स्टेटमेंट में आ सकता है, पृथ्वी पर कुल 181 वृहत व्रत पाए जाते हैं, पृथ्वी पर कुल 180 वृहत व्रत पाए जाते हैं, पृथ्वी पर 179 वृहत व्रत पाए जाते हैं। तो उनमें से हमें सही कौन सा है, गलत कौन सा है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्थानीय मान की। क्या होता है स्थानीय मान? देखिए, जब प्रत्येक देशांतर पर, ये है हमारी पृथ्वी और ये है देशांतर, मान लिए कोई देशांतर ले लिया हमने। अगर इस देशांतर पर सूर्य लंबवत है तो हम मानते हैं कि इस देशांतर पर जितने भी स्थान हैं उन सभी स्थानों पर कितने बजे होंगे? 12। हम भी यही मानते हैं ना, जब हमारे उस सर के ऊपर सूर्य आता है तब हम मानते हैं कि यहाँ पे कितने बजे हैं? 12। उसी प्रकार जितने भी देशांतर है, अगर उन पर सूर्य लंबवत चमक रहा है तो उन सभी स्थानों पर एक ही समय होता है, वो होता है 12 बजे दिन के। एक ही देशांतर पर स्थित सभी स्थानों का जो समय है वो हमेशा समान होता। अब पृथ्वी जो है
वो अपना घूर्णन पूरा करती है 24 घंटे में, और 24 घंटे में वो कुल 360 डिग्री का कोण बनाती है, या 360 डिग्री घूमती है। तो हम कह सकते हैं एक घंटे में जो पृथ्वी घूमती है वो कितनी घूमती है, तो हम कहेंगे 15 डिग्री घूमती है। कितनी घूमती है? 15 डिग्री। पूरे 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। वहीं अगर बात करें 1 घंटे में 15 डिग्री, मतलब 60 मिनट लगते हैं 15 डिग्री घूमने में। अगर हम बात करें कि भाई पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में, 1 डिग्री घूर्णन में कितना समय लेगी, तब हम ज्ञात करते हैं 60 मिनट में 15 डिग्री का भाग देते हैं। तो हम पाते हैं कि 1 मिनट में जो हमारी पृथ्वी है, सॉरी 1 डिग्री घूमने में जो पृथ्वी है हमारी, वो 4 मिनट का समय लगाती है। अगर 0 डिग्री से 1 डिग्री अक्षांश तक की यात्रा करनी है पृथ्वी को, मतलब 0 डिग्री अक्षांश अगर 1 डिग्री अक्षांश की जगह आएगा, तो उसे टोटल जो समय लगेगा वो है 4 मिनट। अगर वही 0 डिग्री अक्षांश को 10 डिग्री देशांतर तक यात्रा करनी है, मतलब जहां पे 10 डिग्री देशांतर अब है, वहां पर 0 डिग्री को आने में जो समय लगेगा वो होगा आपका 40 मिनट। और वही अगर उस 0 डिग्री को 15 डिग्री तक आना है, तो वहां पे उससे समय लगेगा 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। और अगर 0 डिग्री जहां से शुरू हुआ था वहीं पर आने में उसे कितना समय लगेगा? 24 घंटे। क्योंकि 1 डिग्री घूर्णन में कितना समय लगा रही है पृथ्वी? 4 मिनट। 1 घंटे में कितनी डिग्री घूम रही है? 15 डिग्री। और 24 घंटे में वो कितने डिग्री घूम रही है? 360 डिग्री। और इसी हिसाब से इसका स्थानीय मान निकालते हैं। प्रति 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर घूमती है, तब प्रत्येक देशांतर की जो दूरी है वो उसी पर स्थानीय समय से 4 मिनट का अंतर रहता है। जितने भी देशांतर है पृथ्वी पर, उनके बीच में जो समय का अंतर है वो कितना रहेगा? 4 मिनट का। ऑलराइट। अब है पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा में घूमती है, तो हम कहेंगे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती, कुछ इस प्रकार। ये वाला भाग इस जगह पे आता है। अगर हम बात करें 0 डिग्री या ग्रीनविच, अगर ग्रीनविच के हम इस तरफ जाएंगे, पूर्व की तरफ, तो हमें प्रत्येक देशांतर पर जाने के लिए हमारा जो समय है वो 4 मिनट आगे हो जाएगा। मानो यहाँ पे 0 डिग्री पर जो समय है, उसी समय अगर हम 1 डिग्री देशांतर पर समय देखेंगे, तो वो समय 4 मिनट आगे होगा। मान लो 0 डिग्री पर 12 बजे, 0 डिग्री पर 12 बजे, तो वहीं 1 डिग्री देशांतर पर 12 बज के 4 मिनट हुए होंगे। वहीं 2 डिग्री देशांतर पर 12 बज के 8 मिनट हुए होंगे। आई बात समझ में? जैसे जैसे पूर्व की तरफ जाएंगे समय बढ़ेगा। वहीं अगर हम 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर की ओर जाएंगे, तो वहां पे हमें 11 बज के 56 मिनट मिलेंगे। अगर पश्चिम की तरफ जाते हैं तो समय घटता है, पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय बढ़ेगा हमारा। चलिए अब देखते हैं मानक समय क्या होता है। पीछे हमने देखा है कि प्रत्येक देशांतर के मध्य कितना समय का अंतर रहता है? 4 मिनट का। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, या फिर यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगेगा सूर्य को? 4 मिनट। अब जहां पर सभी देशांतरों पर सूर्य लंबवत चमकने के समय पर वहां पर 12 बजते हैं, तो किसी एक बड़े से देश में
जहां पर ज्यादा देशांतर रेखाएं हैं, तो वहां प्रत्येक देशांतर पर सूर्य जाने पर वहां पे 12 बजेंगे। लेकिन पूरे देश का समय एक होना चाहिए जिससे व्यवस्था बनी रहे, तो उस कारण से पूरे देश में किसी एक एक या एक से अधिक, दो या तीन देशांतर ऐसे माने जाते हैं जहां से उस देश का समय निर्धारित किया जा सकता है। जैसे कि हम भारत को लेते हैं, तो भारत के मध्य से एक देशांतर रेखा गुजरती है जिसे हम कहते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये देशांतर भारत की मानक समय रेखा है। मानक समय रेखा है। जब 82.5 डिग्री पर सूर्य चमकता है तो उस समय पूरे भारत में 12 बजते हैं। ठीक है। इसी प्रकार प्रत्येक देश का अपने अपने विस्तार के हिसाब से वहां पे समय रेखाओं का निर्धारण किया जाता है। भारत में जैसे एक स्थान पड़ता है इलाहाबाद, और इलाहाबाद का एक क्षेत्र पड़ता है नैनी, और इसी क्षेत्र से गुजरने वाला जो देशांतर है वो हमारा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और इसी को भारत में मानक समय रेखा माना जाता है, जहाँ पे सूर्य लंबवत चमकने पर 12 बजते हैं। अब बात करें कि 0 डिग्री देशांतर और 82.5 डिग्री देशांतर में समय का कितना अंतर है। मतलब अगर 82.5 डिग्री पर अगर 12 बजे हैं, तो 0 डिग्री देशांतर पर समय क्या होगा। तो यहां से अगर हम देखें तो कितने डिग्री का अंतर आ रहा है, 82.5 डिग्री का। 1 डिग्री का जो मापने, जब हम मापते हैं 1 डिग्री, 1 डिग्री में कितना समय लगता है, 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री में कितना मिनट लगेगा, तो वो हो जाता है हमारा 330 मिनट। 330 मिनट को अगर घंटों में बांटे तो वो आते हैं हमारे 5 घंटे और 30 मिनट। इसका मतलब है कि जब हमारे यहाँ 12 बजे होंगे तो 0 डिग्री देशांतर पर इस सब 6 बज के 30 मिनट हुए होंगे, सुबह के। ठीक है। और जो कोई देश बड़ा है, अगर विस्तार उसका देशांतर विस्तार ज्यादा है, जैसे अगर हम बात करें रूस की, तो वहां पे कुल 11 समय कटिबंध है। क्योंकि रूस का विस्तार काफी बड़ा है। अगर एशिया के मानचित्र को देखें तो वहां पर रूस काफी विस्तारित है, जहां पर एक समय रखना पॉसिबल नहीं है। इस कारण वहां पे 11 समय कटिबंध पाए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें कनाडा की, तो वहां पर कुल 5 समय कटिबंध। और वही बात करें यूएसए की, तो वहां पे हमें कुल 6 समय कटिबंध देखने को मिलते हैं। पूरी पृथ्वी को अगर हम बात करें संपूर्ण पृथ्वी की, तो संपूर्ण पृथ्वी को हमने 24 समय कटिबंधों में बांट रखा है, जो कि प्रत्येक 1 घंटे में सूर्य 15 डिग्री आगे आता है। तो इसी हिसाब से हमने 360 को 24 से डिवाइड करने पर हमें ये 15 डिग्री प्राप्त होता है। 1 घंटे में सूर्य 15 डिग्री पार करता है। और उसी प्रकार से सूर्य पूरी पृथ्वी को 24 समय कटिबंधों में बांटा गया है। और ये समय महत्वपूर्ण होता है समुद्री यात्रा में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है अक्षांश और देशांतर के बीच में कुछ अंतर है, जो हमने पीछे पढ़ा है उसी को हम एक साथ यहाँ पर एक ही स्लाइड में देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं अक्षांश में। अक्षांश किसे कहते हैं, ग्लोब पर पृथ्वी के केंद्र पर भूमध्य रेखा के सापेक्ष उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ देख लेते हैं। ये मान लेते हैं इसको हम ग्लोब।
और ये है हमारा पृथ्वी का केंद्र। और पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा के सापेक्ष, ये है हमारी भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा के सापेक्ष उत्तर में और दक्षिण में जो भी कोणीय दूरी है, जैसे ये भूमध्य रेखा को अगर 0 डिग्री मान लेता है, तो यहाँ पे अगर हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4 ऐसे करते 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 हम यहाँ तक आएंगे उत्तरी ध्रुव तक, तब तक हमारा यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा 0 डिग्री, ठीक है। और नीचे भी अगर हम जाएंगे तो प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल के बाद यहाँ तक आएंगे तो हम यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। और इसी कोणीय दूरी पर, भाई भूमध्य रेखा से इसी कोणीय दूरी पर जो हम रेखा खींचते हैं पृथ्वी के चारों तरफ, उसे हम कहते हैं अक्षांश। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ जाए। नीचे भी इसी प्रकार, ठीक है। अगला है देशांतर, देखते हैं। देशांतर में किसी अक्षांश वृत्त पर उसके केंद्र से, ये है हमारा ग्लोब। अब हमने एक अक्षांश वृत्त ले लिया जैसे भूमध्य रेखा। अब इसके केंद्र से यहाँ से भूमध्य रेखा के सापेक्ष, सॉरी भूमध्य रेखा नहीं, ग्रीनविच के सापेक्ष, ये ग्रीनविच 0 डिग्री ले लिया हमने। इसके सापेक्ष अगर हम प्रत्येक डिग्री पर एक दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा खींचे, तो इस प्रकार से उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, तो इसे हम कहते हैं देशांतर। और ग्रीनविच के पूर्व और पश्चिम में दोनों साइड कितने कितने देशांतर पाए जाते हैं? 180 डिग्री देशांतर मिलते हैं। यानी कि कुल देशांतरों की जो संख्या है 180 इस साइड, 180 इस साइड, तो टोटल हमारे 360 देशांतर हो जाते हैं। अगला अंतर, ग्लोब पर एक समान अक्षांशीय मान वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहा जाता है। वहीं अगर देशांतर की बात करें, विभिन्न अक्षांशों पर एक समान देशांतरी मान वाले स्थानों को मिलाते हुए उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई जो रेखाएं हैं उनको कहते हैं देशांतर रेखाएं। अगला, सभी अक्षांश रेखाएं विषुवत वृत्त के समानांतर होती है। ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, और इसी विषुवत रेखा के समानांतर पाई जाती है, नीचे भी, उत्तर में भी और दक्षिण में भी, ठीक है। मतलब ये जो रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं रेखाएं वो अक्षांश रेखाएं वो आपस में कहीं पर भी नहीं मिलती और समान दूरी बनाए हुए एक दूसरे के साथ पैरेलल ही पृथ्वी के चारों तरफ बनती है। वहीं अगर देशांतर की बात करें, तो देशांतर रेखाएं समानांतर न होकर ध्रुवों पर मिल जाती है। ये पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो ये देशांतर रेखाएं कुछ इस प्रकार होती है जो ध्रुवों पे आपस में जाकर मिल जाती है। आशा करता हूँ ये जी चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अक्षांश रेखाएं हमेशा पूर्ण वृत्त बनाती है। मान ले ये हमारी हो गई पृथ्वी, ठीक है। अब पृथ्वी के चारों तरफ उत्तरी ध्रुव में बिंदु है, दक्षिण ध्रुव में बिंदु है, जबकि इन दोनों बिंदुओं के बीच में पृथ्वी के चारों तरफ वृत्त बनते हैं इस प्रकार, ठीक है। जो पृथ्वी के चारों तरफ होते हैं और ये पूर्ण वृत्त होते हैं अपने आप में। और जो सबसे बड़ा वृत्त है वो हमने पढ़ लिया, 0 डिग्री होता है। और फिर ध्रुवों की तरफ जाने पर इन वृत्तों की जो लंबाई है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। वहीं अगर देशांतर की बात करें तो देशांतर हमेशा अर्धवृत्त बनाते हैं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हैं, तो ये एक पूरा देशांतर हो गया। वहीं इसके विपरीत साइड में एक देशांतर और होता है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हैं, और ये दोनों देशांतर मिलकर एक वृत्त का निर्माण करते हैं। जैसे ये 0 डिग्री हो गया, तो ये वाला 180 डिग्री देशांतर होगा, और ये दोनों मिलाकर एक वृत्त बनाते हैं। नेक्स्ट, दो अक्षांशों के बीच की दूरी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ग्लोब पर तो समान रहती है, परंतु पृथ्वी पर थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे देखो, अगर हम पृथ्वी की थोड़ी सी आकृति को देखें, तो ये पृथ्वी ध्रुवों से चपटी हुई होने के कारण यहाँ पर जब
कोण का अंतर देखोगे तो यहाँ पे समान है लगभग, लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों पर जाओगे तो यहाँ पे जो दूरी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसी कारण ध्रुवों पर जो इनके बीच की जो दूरी है वो थोड़ी सी बढ़ती है, और भूमध्य रेखा पर ये दूरी समान रहती है, जो कि 111 किलोमीटर होती है। वहीं अगर देशांतर की बात करें तो देशांतरों की जो मध्य दूरी है वो विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है। उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिण ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिण ध्रुव। तो यहाँ पे भूमध्य रेखा पर इनके बीच की जो दूरी है वो सबसे ज्यादा रहेगी, 111.3 किलोमीटर। वहीं अगर हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो यहाँ पे धीरे धीरे ये दूरी कम होते होते ध्रुवों पर 0 किलोमीटर हो जाएगी। अगर मध्य में देखें इनके तो 45 डिग्री पर इनके बीच की जो दूरी है वो 79 किलोमीटर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को किस नाम से जानते हैं? विषुवत व्रत के नाम से भी जानते हैं। 90 डिग्री अक्षांशों को ध्रुव कहा जाता है। वहीं अगर बात करें देशांतर की तो देशांतर को मानक याम्योत्तर कहा जाता है, जिससे कि पूर्व और पश्चिम में 180 डिग्री देशांतर होते हैं, और टोटल कुल जो देशांतर है वो हमारे 360 देशांतर हो जाते हैं। 90 डिग्री उत्तरी, 90 डिग्री दक्षिणी, ये दो हो गए हमारे ध्रुव। वही 0 डिग्री जो अक्षांश है उसे हम कहते हैं विषुवत ध्रुव। ठीक है, तो ये है हमारा अक्षांश और देशांतर के बीच के मध्य का अंतर, जो आपको भली भांति रूप से समझ में आ गया होगा। अगला अंतर है हमारा अक्षांशों का उपयोग कहाँ होता है। देखो, अक्षांशों का उपयोग ध्रुवों की ओर जाते हुए जब तापमंडलों में अंतर आता है तो उसके निर्धारण में हम अक्षांशों का उपयोग करते हैं। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान में कुछ अंतर आता है, और उसी अंतर को अलग अलग भागों में विभाजित करने के लिए अक्षांशों का उपयोग किया जाता। जैसे अगर हम देखें 0 डिग्री से लगाकर 23.5 डिग्री तक हमें उष्ण कटिबंध मिलते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री से लगाकर 66.5 डिग्री तक हमें शीतोष्ण कटिबंध मिलते हैं। और वहीं अगर देखें तो 67.5 से लगाकर 90 डिग्री तक हमें शीत कटिबंध देखने को मिलते हैं। वहीं दक्षिण देशांतर का उपयोग मानक याम्योत्तर समय के सापेक्ष स्थानीय समय निर्धारण में किया जाता है। जैसे कि भारत में समय निर्धारण के लिए कौन सी रेखा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। उसी प्रकार सभी देशों में समय के लिए अलग अलग याम्योत्तर मानक रेखाएं मानी गई है। जैसे रूस में 11 है, कनाडा में 5 है, और यूएस में 6 जो समय रेखाएं मानी गई है, क्योंकि उनका विस्तार थोड़ा ज्यादा है। ये थी हमारी पूरी क्लास, और हम अपनी जो आगे आने वाली क्लास है वो होगी हमारी पृथ्वी की गतियों के बारे में। पृथ्वी की गतियों में हम दो प्रकार की गतियां पढ़ते हैं। एक घूर्णन, जो है पृथ्वी अपने अक्ष के चारों तरफ घूमती है, और दूसरी है परिक्रमण, जहां पर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी की गतियों को हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो हो गई हमारी घूर्णन, और दूसरी है परिक्रमण। ये दो प्रकार की गतियां हम अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। तो अगली क्लास के लिए भी आप जुड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें।